हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन किया था। आज का हमारा टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर हम आपसे पूछें कि मुख्य साइट, मुख्य जगह कौन सी है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए मेन जो साइट है दिस इज़ द एल्वेलाई। लंग्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक्सचेंज गैसेस का है वो फिलहाल तो दो बार होना है। एक बार एल्वेलाई का जो एक्सचेंज होगा वो ब्लड वेसल्स के साथ होगा और दोबारा ब्लड वेसल्स का जो एक्सचेंज है वो टिश्यू के साथ होगा। ये दोनों पॉइंट हमें पढ़ना है। तो यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। O2 and CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइट ऑफ बाई सिंपल डिफ्यूजन। इस पॉइंट को मार्क करें। यहाँ पे ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है वाया सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस बात का क्या मतलब है समझिएगा। इस बात का मतलब है कि एक तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और दूसरी तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो ज़्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। एज वेल एज CO2 भी इसी तरीके से। यानी कि किस आधार पे डिफ्यूजन होगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट होगा। एक सवाल इसी में और भी है, क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर आल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। बात को समझें। क्या है? पहला, कंसंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट ये डिफ्यूजन को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को प्रभावित करेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन को मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ ऑक्सीजन या CO2 का जो डिफ्यूजन होगा उसको कौन प्रभावित करेगा? तो पहली चीज़ कंसंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट। अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है तो डिफ्यूजन की रेट थोड़ी तेज़ होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। दूसरा पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ये सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी गैसेस की, किस में? उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी गैसेस की, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। और एक तीसरी बात, अगर डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन जो आगे हमें पढ़नी है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन। कौन कौन सी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होंगी? भाई एक तो ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, दूसरा एल्वेलाई की मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी। तो ये जो थिकनेस है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर आल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इट इज़ आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये तीनों पॉइंट आप मार्क करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कैसे? मैं आपको चल के दिखा दूं। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा वो एक्सचेंज इन्हीं तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा है तो स्लो हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो तेज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अभी हम दोबारा वापस इस पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जैसे मान लीजिए गैसेस का मिक्सचर है, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस, ढेर सारी गैसेस हैं वहाँ पे। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा
इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा वो उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उस पर्टिकुलर मिक्सचर में, तो रिप्रेजेंटेड बाय PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे जो गैसेस हैं उसमें पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होगा वो ऑक्सीजन का माना जाएगा, जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसी को पार्शियल प्रेशर मान लिया जाता है। अब ध्यान से समझना है बात को, पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन द टेबल। तो एक टेबल दी है, उस टेबल में पार्शियल प्रेशर को पूरा दिखाया गया है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा और कहाँ कहाँ पे क्या होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कहाँ कहाँ पे क्या होगा। इस बात को आपको याद भी करना है और ये नीट के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। अब ये बात समझनी पड़ेगी चल के, तभी बात क्लियर होगी। जैसे पार्शियल प्रेशर हमेशा mmHg में नापा जाता है, ऑक्सीजन का भी हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है एटमॉस्फेरिक एयर से भी। जैसे रिस्पिरेटरी गैसेस हमारे पास हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 159 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 होता है। ये बात याद कर लो, सब याद ही करना है यहाँ पे। एल्वेलाई में जब आते हैं तो एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर 104 होता है, एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम होता है। और CO2 में CO2 का एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर 40 होता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 आया है अभी ब्लड वेसल्स से। ऐसा कुछ भी आप समझ सकते हैं। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो होता है, यानी टिश्यू में, एक ही बात है ना, या टिश्यू में एक ही बात करें आप, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे 40 पार्शियल प्रेशर होता है और CO2 का 45, ये मैक्सिमम होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है किसका पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का, और 40 होता है यहाँ पे CO2 का। टिश्यू में 40 ऑक्सीजन एंड 45 CO2। एक बात और, टिश्यू में CO2 ज़्यादा होता है, ये आपको पता है, इसीलिए 45 हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कंपेरेटिवली कम होता है और होकर के 40 हो जाता है। तो एक चीज़ अगर मैं आपसे याद करने को कहूँ कि टिश्यू में 45 होता है पार्शियल प्रेशर CO2 का, कितना, 45, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ भी पार्शियल प्रेशर CO2 का 45 होता है। एटमॉस्फेयर में अगर आप बात करें, एटमॉस्फेयर में तो यहाँ कितना होगा CO2 का पार्शियल प्रेशर, 0.3। बाकी दो जगह जो ऑक्सीजनेटेड है वहाँ पे 40-40 होता है। तो ये सवाल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। हम आपको आगे रीज़न भी बताते रहेंगे कि कहाँ है, क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है, इस बारे में भी बात आपसे होगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी आपको देख लेना है, पार्शियल प्रेशर CO2 का भी देख लेना है। एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वेलाई में 104, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो 40, ऑक्सीजनेटेड है तो 95, टिश्यू में 40। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.3 एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वेलाई में 40, ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड 45, ब्लड में ऑक्सीजनेटेड 40, टिश्यू में 45। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेस इन एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन द फिगर, बता दिया मैंने। Data given in the table clearly indicate a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। ये बात भी आपको मुझे समझानी है, अगर आप ध्यान से समझें। देखिए, जब हम एल्वेलाई की बात करते हैं, एल्वेलाई में जब एक्सचेंज होता है तो वो किससे होता है, आपको ये मैं क्लियर कर दूं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से होगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 45, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 40। एल्वेलाई में कितना है, ध्यान से देखिए, एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104, बोलिए ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 या 40। अब आप ध्यान से देखिए, जो डिफरेंस दिखा रहे थे, अब अगर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो CO2 यहाँ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का 104 है और यहाँ पे 40 है, तो 104 से 40 में आएगा, और यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 40 है, तो 45 से 40 में जाएगा। यही बात मैंने पीछे आपको दिखाई है। एक साइड तो ये होती है, दूसरी साइड जब हम डिफ्यूज़न की बात करते हैं
तो एक हमारे पास होता है टिश्यू और दूसरी तरफ हमारा होता है ब्लड वेसल्स, और उस ब्लड वेसल्स में टिश्यू की भी बात कर लिया जाए, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45, यस या नो, और टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40। जो ब्लड वेसल्स आएगी वो ऑक्सीजन लेके आएगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 होता है। क्लियर? यहाँ भी बात को समझें। देखिए बेटा, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। यहाँ से यहाँ ब्लड आ जाएगा टिश्यू से, और यहाँ पे से मतलब ब्लड आ जाएगा मतलब CO2 आ जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाएगा टिश्यू में। तो ये एक्सचेंज जो होता है वो इसी आधार पे होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है एल्वेलाई के साथ, है डिफरेंस या नहीं ये बताइए। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो डिफरेंस चेंज होता है वो इसके साथ होता है। अब आपको दिख रहा है, साफ अंतर दिख रहा है, 95 से 40 में जाएगा, और यहाँ बोलो 45 से ये एक्सचेंज होगा। तो ये सेकेंड साइट है एक्सचेंज की, और ये वाली कौन सी है? ये फर्स्ट साइट है। यही तो आपको समझाया गया है, दोबारा पूरा बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा भाई। ये पहली जगह है जहां एक्सचेंज होता है, और ये दूसरी जगह है जहां एक्सचेंज होता है। एल्वेलाई से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है, यस। इसमें से ऑक्सीजन जाता है और यहां से CO2 आता है, यही तो होता है। ये बहुत अच्छा है, आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी टिश्यू वाला यहाँ आएगा। दो बार यानी टू साइड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दो जगह है। रटना भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। आप देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है, टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन। कौन सी दोनों जगह है डिफ्यूजन की? ये पहला जो ये कहां हो रहा है एक्सचेंज, एल्वेलाई में हो रहा है। ये कहां हो रहा है एक्सचेंज, टिश्यू में हो रहा है, ठीक है ना। तो टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वो एक्सचेंज करता है, और एल्वेलाई में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बगल में आके खड़ा हो जाएगा, वो आपका एक्सचेंज करेगा, ठीक है ना। चलो, अब इतना पढ़ने के बाद हम आपको ले चलते हैं इस डायग्राम पे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात और करनी चाहता हूं। आएंगे उस डायग्राम पे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ध्यान से सुनिए। सिमिलरली ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। यही बात तो मैंने कहा भाई, CO2 टिश्यू टू ब्लड, ये सेकेंड साइट है, याद रखना, और ब्लड टू एल्वेलाई, ये पॉइंट अभी मैंने आपको दिखाया है। चल के दिखा दूं, ये देखिए क्या कहा मैंने, ध्यान से देखिए। CO2 के बारे में बात कर रहे हैं, टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई, यही पॉइंट अभी डिस्कस किया गया है। ये देखिए, तो CO2 के बारे में अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूवमेंट मिल जाएगा। एक सवाल मन में और भी आ रहा होगा, जो चल के मैं आपको दिखाऊं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है कि सर ठीक है, सारी बातें आपके समझ में आ गई, बट CO2 के लिए इतना कम डिफरेंस क्यों है? CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए भाई यहाँ 45 है और यहाँ 40 है, यहाँ भी 45 है, यहाँ 40 है, सिर्फ 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 95 है, यहाँ 40 है, 55 का डिफरेंस है, यहाँ पे लगभग 64 का डिफरेंस है। इतना ज़्यादा डिफरेंस ऑक्सीजन के लिए की ज़रूरत पड़ रहा है, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस चाहिए, और CO2 के डिफरेंस के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्सचेंज के लिए बहुत कम डिफरेंस चाहिए। वाई? इसका रीज़न क्या है? CO2 की सॉल्युबिलिटी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई आपसे पूछ सकता है कि CO2 में कम डिफरेंस है, भैया यहां दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 5 का डिफरेंस आता है। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम हायर देन O2, देन अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू द ऑफ ऑक्सीजन। फिर से सुनिए, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम हायर देन ऑफ O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher
कंपेयर टू दैट ऑफ O2। इसका मतलब क्या है वो सुने, सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है, इसीलिए थोड़े से डिफरेंस में ही बहुत ज़्यादा CO2 ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी चूंकि कम है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है ऑक्सीजन की, इस वजह से ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है। क्लियर? बात पूरी समझ में आई या नहीं? अगर आप पूरी बात समझ गए हों तो फिर हम आगे आपसे बात थोड़ी सी करें। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अच्छा, अब जरा वापस आइए, यहां पे कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये हमारा है एल्वेलाई। एल्वेलाई, पहला सवाल, एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104, एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40। ठीक है, अच्छा, अब इस एल्वेलाई का, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस एल्वेलाई में ये आएगा कौन, पल्मोनरी आर्टरी, और ये हमारी है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड लेके कहां से आई है, टिश्यू से ब्लड लेके आई है, तो इस पल्मोनरी आर्टरी में CO2 ज्यादा होगा। और एक बात और याद रखना, ये एक सेकंड बेटा, ये ऐसी आर्टरी है, अकेली ऐसी आर्टरी है, वैसे तो सारी की सारी आर्टरी के पास, लगभग सारे आर्टरी के पास ऑक्सीजन होता है, लेकिन इस आर्टरी के पास CO2 है, और इसका जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और मैंने आपसे कहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 वो 45 है, और जो ऑक्सीजन का है वो 40 है। अब बताओ, ऑक्सीजन यहां पे जो ब्लड वाला दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, यहां पे CO2 ज्यादा दिख भी रहा है, तो CO2 यहां से यहां चला जाएगा, और यहां से ऑक्सीजन यहां आ जाएगा। देख, आ भी गया। अब ये पल्मोनरी वेन, वैसे तो जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, लेकिन यहां ये जो ब्लड है ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और 40 होता है पार्शियल प्रेशर CO2 का। क्लियर? अब ये ब्लड आगे बढ़ेगा हार्ट से होता हुआ, ये मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में दोबारा इसका पूरा ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा, तो ये ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहां पहुंचेगा, हार्ट में। फिर उसके बाद ये आपको जाएगा टिश्यू के पास। टिश्यू के पास जो ब्लड जाएगा, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और इसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा वही होगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। कितना, 95 और 40। अब ये ब्लड कहां पहुंचा, टिश्यू में। टिश्यू में जो हम देखेंगे बच्चों, अभी कहा था टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40, और टिश्यू में CO2 का कितना होता है, 45। अब आप बताओ, जो ब्लड आप लेके गए हो उसमें 40 CO2 है, जहां पे बदलना है वहां 45 है, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां आ जाएगा। ऑक्सीजन यहां कितना है, 95, और यहां कितना है, 40, तो यहां से यहां ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। फिर अब इसमें CO2 बढ़ जाएगा, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, 40 होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और 45 होगा CO2। अब ये वाया हार्ट होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से एल्वेलाई में पहुंचेगा, फिर यहां एक्सचेंज होगा। तो दो बात का ख्याल रखना है, मैं पूरा मिटाने के बाद आपसे दो बातें कर रहा हूं। पहली बार एक्सचेंज यहां पे हो रहा है, और दूसरी बार एक्सचेंज यहां पे हो रहा है। यहां पे जो CO2 है, CO2 वो ब्लड से, ब्लड टू एल्वेलाई में जा रहा है। ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना है, 45, और एल्वेलाई में कितना है, 40। ये हो गया ऑक्सीजन का और CO2 का। यहां पे अगर आप टिश्यू में देखेंगे तो टिश्यू में, टिश्यू से ब्लड में जा रहा है, टिश्यू में कितना है, 45 CO2 का, और ब्लड में कितना है, 40। अदला बदली इसीलिए हो जाती है। ऑक्सीजन के क्रम में अगर बात करें तो यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 104, ब्लड में कितना है, कितना है जल्दी बताओ, 40। कितना है, 40। तो भैया यहां पे कहां से मूवमेंट हो जाएगा, एल्वेलाई से ब्लड में चला जाएगा। ठीक है। दूसरा, यहां पे अगर आप देखें इस जगह पे ध्यान से, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर कितना है, टिश्यू के अंदर 40, और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ब्लड आया है उसमें कितना है, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में कितना है, 95।
तो भैया इसीलिए यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये पूरी बात आपको समझना, रटना नहीं है। ये पूरा हमारा डबल सर्कुलेशन है, और ये डबल सर्कुलेशन हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि हार्ट से कैसे जा रहा है, ये सिस्टमिक आर्टरी क्यों कहते हैं, सिस्टमिक वेन क्यों कहते हैं। तो दो बार एक्सचेंज होता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जब पहुंचता है टिश्यू में तो वहाँ होता है, और जब टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो एल्वेलाई में अदला बदली होती है, और हमारी प्रत्येक सेल रिफाइंड हो जाती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई CO2 बचता नहीं है, और वो अच्छे से हमारी बॉडी फंक्शन कर रही होती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वेलाई एंड बॉडी टिश्यू। दो बार आपका एक्सचेंज हो रहा है, हर जगह पे आपको याद करना है कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं एक बार और बता दूं, एल्वेलाई में एक्सचेंज हुआ, उसके बाद वाया पल्मोनरी वेन हार्ट को गया, हार्ट से फिर सिस्टमिक आर्टरी से टिश्यू को गया, वहाँ फिर एक्सचेंज हुआ, है ना। फिर उसके बाद सिस्टमिक वेन के द्वारा हार्ट के पास गया, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ दोबारा लंग्स को वापस गया। दिस इज द एल्वेलाई। ये एक्सचेंज चलता रहता है। कहाँ पे किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है याद रखना है। एल्वेलाई से ऑक्सीजन देते हैं, और टिश्यू से टिश्यू में ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल को फूड को बर्न करने के लिए, रिस्पिरेशन करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब एक लास्ट सवाल रह गया, अगर वो बता दूं तो सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। क्या? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स is made up of 3 major layers. ठीक है, ध्यान से इस पॉइंट को समझना है कि जो भी हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, इसमें 3 मेजर लेयर्स हैं। अभी हम एक और डायग्राम से भी आपको दिखाएंगे ये बात। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। नंबर 1, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। पहला, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई नंबर 1, ये आपकी हो जाएगी। इंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज। एल्वेलर कैपिलरीज मतलब ये जो ब्लड कैपिलरीज आई हैं, दिस इज कॉल्ड एल्वेलर कैपिलरीज, इसकी इंडोथीलियम, ये दूसरी लेयर होगी। एंड बेसमेंट सब्सटेंस composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer endothelium of the capillaries। एक लाइन पहले बोलना चाहता हूं, पहले वो सुने। क्या? बेसमेंट सब्सटेंस। क्या कहना चाहते हैं? बेसमेंट सब्सटेंस। इतना कहने के बाद फिर कुछ और सोचेंगे। बेसमेंट सब्सटेंस क्या है? जो बीच का है आपका बेसमेंट सब्सटेंस, ये वाली ब्लड वेसल्स और ये वाली एल्वेलाई की ब्लड, ये एल्वेलाई की लेयर, इनके बीच में जो सब्सटेंस इज कॉल्ड बेसमेंट सब्सटेंस। अब इसमें एल्वेलाई की भी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाती है और इंडोथीलियम की भी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाती है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखना है भाई। अगर कोई भी चीज़ जाएगा क्रॉस करने, ध्यान से समझना, मान लो यहाँ से कोई चीज़ क्रॉस कर रहा है, ऑक्सीजन ही क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये सबसे पहले एल्वेलाई क्रॉस करेगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को, फिर एंडोथेलियम को, फिर यहाँ पहुँचेगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल किसको क्रॉस करेगा? थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड एल्वेलाई। ठीक है, दूसरा, उसके बाद बेसमेंट सब्सटेंस को क्रॉस करेगा, और तीसरा इंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज को। भाई एक तो ये हो गया क्रॉस करने वाला, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये वाली लेयर जब क्रॉस करेगा तब तो यहां पहुंचेगा। अगर आप देखें इस तरीके से, ये मान लीजिए एक ये हो गया, ये आपकी इंडोथेलियम हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए बीच का सब्सटेंस हो गया, बेसमेंट सब्सटेंस। देखो बेटा, चीज़ों को समझना अपने हिसाब से एक एग्जाम में हम सही कर पाएँ। अब आप सोचो ध्यान से कि कोई भी चीज़ यहाँ से चली तो पहले इसको क्रॉस करेगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को, फिर इसको, तब यहाँ पहुँचेगा। तो 1 एक क्रॉस किया, दोबारा इसको क्रॉस किया, और तीसरा इसको क्रॉस किया। दिस इज द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। डिटेल में एमबीबीएस में जाके पढ़िएगा, अभी इतना ही। तो कह रहे हैं कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन
और इंडोथेलियम सेल्स ऑफ कैपिलरीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों को कह दिया बेसमेंट सब्सटेंस, खत्म हो गई सारी बात ही। इट्स थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर से काफी कम होती है, लगभग 0.5 मिलीमीटर के आसपास होती है। लेकिन आप यही याद रखें, लेस देन 1 मिलीमीटर, कितने से कम? 1 मिलीमीटर से कम। मैं दोबारा इस पॉइंट पे फिर से आना चाहता हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, नेमली ए थिन स्क्वेमस एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, ये वाला है एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, ये वाला स्क्वेमस एपिथेलियम है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट सबस्टेंस है। बेसमेंट सबस्टेंस, इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम की भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स की भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जो थिकनेस है, टोटल थिकनेस, वो मच लेस देन ए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, लगभग 0.5 मिलीमीटर के आसपास। ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। ये लाइन याद कर लीजिएगा। क्या? ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है यहां पे, अगर इस जगह पे हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है ये कहां से कहां जाता है? एल्वेलाई टू ब्लड। और जो CO2 है ये कहां से कहां जाता है? ब्लड टू एल्वेलाई। एक सवाल और यहीं लिख दूं जिससे कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104, ब्लड में 40, ब्लड में CO2 45, एल्वेलाई में 40। ये सब घुमा फिरा के इसलिए इतनी बार बताया जा रहा है कि आप चीज़ों को समझें। एक बात और, ये जो ब्लड आया है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। और ये जो ब्लड यहाँ से जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 इस ब्लड वेसल से बाहर जाएगा। इसीलिए तो कहा ब्लड से CO2 एल्वेलाई में जा रहा है। ये देखिए, ब्लड से एल्वेलाई में जा रहा है, ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड में आ रहा है, एल्वेलाई से ब्लड में आ रहा है। पूरी बात क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो। और एक सवाल जो हम बोलते थे ना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्राइमरी साइट कौन है, तो यस, वो सवाल हो गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ये प्राइमरी साइट है, एल्वेलर कैविटी, यहीं से एक्सचेंज होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। इसको थोड़ा और समझिए। ये डायग्राम आप देखिए, ये हमारा एयर सैक है, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स आ रही है, चूंकि ये जो ब्लड आ रहा है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है, इसलिए ये ब्लू कलर का दिख रहा है। किस कलर का? ब्लू दिख रहा है। ये देखिए, जैसे से ये आ रहा है ब्लड वेसल्स, और ये ब्लू कलर वाला कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँच गया? एल्वेलाई में। चूंकि यहाँ पे जब ये पहुँचा था तो इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, PCO2 कितना था? 45, और यहाँ पे कितना था? PCO2 कितना था? 40। तो यहाँ से यहाँ ये शिफ्ट कर गया। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 और यहाँ पे कितना है? 40 है। तो यहाँ से यहाँ रेड वाला इधर आ गया। अब जब ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा तो ये देखिए, जब इधर से निकलेंगे तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा और वो हो जाएगा 95 के आसपास। क्यों? और जब CO2 का देखेंगे यहाँ पे तो वो भी देखिए, जो 45 था वो 40 हो गया, यानी कम हो गया। यानी यहाँ पे एक्सचेंज किसका हुआ? CO2, ध्यान से समझिए, CO2 कहाँ गया? ब्लड से चला गया एल्वेलाई में। इतनी बार बोला हूं कि गलत नहीं होना चाहिए। और ऑक्सीजन एल्वेलाई से कहां पहुंच गया? ब्लड में। यहां भी दिख रहा होगा आपको, मैं पूरा मिटा के फिर बात करूंगा। ये देखिए, क्लियर हो गया सब ना? CO2 यहां से यहां आ गया, ऑक्सीजन ये रेड वाला बना रहा हूं, और ये जो पूरा रेड है दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो ब्लू दिख रहा है दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस प्रकार से यहां पे ध्यान आपको ये रखना है कि एल्वेलाई में हमने जब गैसेस एक्सचेंज किया तो एल्वेलाई को CO2 दिया और एल्वेलाई से ऑक्सीजन लिया। बात शायद समझ में आपको आ गई होगी। एक डायग्राम और जो अभी हम आपको बता रहे थे पीछे, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, उसको दिखाना चाहता हूं। ये हमारी ब्लड वेसल्स है। क्या है ये? ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है। ये बीच में जो स्पेस है, ध्यान से समझना, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज एंडोथेलियम, जो डायग्राम में दिखा नहीं पाया था आपको,
एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेलर एपिथेलियम। ध्यान से समझना, जो मैं आपको दिखाने आया हूं एनसीईआरटी की लाइन को आपको समझाने आया हूं, ये पॉइंट है ये वाला, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ, ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेलर एपिथेलियम एंड दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ इंडोथीलियम। एनसीईआरटी ने ये पॉइंट लिखा है, आप चेक करो, साफ साफ लिखा है, जो मैंने आपको दिखाया अभी ब्रैकेट में लिख दिया है सारी चीजों को, मिला आपको ना? बस अब समझो ध्यान से। और ये इंटरस्टिशियल स्पेस, ये पूरा मिला के क्या कहलाता है? बेसमेंट सबस्टेंस। बस इस समझ जरूर लीजिएगा, ये हमारा इतना पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाली लेयर, ये वाली पतली सी जो एकदम पतली सी बनी हुई है, ये वाला, तो ये तीसरा, ये वाला और ये वाला, दिस इज द बेसमेंट सबस्टेंस। ये समझाना चाह रहे थे, क्लियर? अच्छा, और ये तो हमारा एल्वेलर एपिथेलियल सेल्स हैं जो पीले कलर से बनी हुई हैं, येलो कलर से बनी हुई हैं, जो आप समझ पाए, ये येलो कलर से बनी हुई है, ये वाली जो येलो कलर से बनी है, दिस इज द एल्वेलर एपिथेलियम। ये जो है, ये हमारा जो ग्रीन से है, दिस इज द एंडोथेलियल। तो क्या क्या क्रॉस करना है? एल्वेलर एपिथेलियल, उसके बाद फिर क्या क्रॉस करेंगे? बेसमेंट सबस्टेंस। बेसमेंट सबस्टेंस में क्या आता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेलर एपिथेलियम, इंटरस्टिशियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम। क्लियर बच्चों? उसके बाद फिर किसके पास जाएंगे? इंडोथेलियल सेल के पास जाएंगे। तो इन तीन चीजों को मिला के हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनता है और इसकी वैल्यू लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। ये बात आपको एक बार मैं इसको और बनाना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से समझें। ये देखिए, ये जो मैं बना रहा हूं दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो बना रहा हूं दिस इज द एल्वेलर सेल। क्लियर बच्चों? दूसरा स्ट्रक्चर, ये जो मैं बना रहा हूं ध्यान से समझना, दिस इज द एंडोथेलियम सेल्स, और ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बीच में स्पेस होगा, पूरे को कह के आप बेसमेंट सबस्टेंस कहते हैं। कई बार मैंने आपको बता दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ गए होंगे। ये डायग्राम आपके पास है, ये आपका पूरा बेसमेंट सबस्टेंस कहलाएगा, ये हमारी इंडोथेलियम सेल्स कहलाएंगी, ये हमारी एल्वेलाई के सेल्स कहलाएगी। टारगेट हमारा पूरा हो गया है, मुझे संतुष्टि भी मिल गई है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें बात करनी है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। ध्यान से समझना बात को, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की अगर बात करें तो अब एक बात तो तय है कि कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड इज द मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड से ही हम ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन ब्लड। अगर हम ऑक्सीजन की बात करिए, परसेंटेज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है 97% किसके द्वारा होता है? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और 3% जो प्लाज्मा होता है उसके थ्रू होता है डिसॉल्व स्टेट में। अगर आप बात करें CO2 की बात करें तो नियरली 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वाया आरबीसी। दूसरी बात अगर हम आपके साथ करें, 70% के आसपास जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, और जो बचा हुआ 7% है वो बाई प्लाज्मा के थ्रू होता है। पहले तो ये सवाल ही घोल के पी जाइए, इतना इंपॉर्टेंट है आपके सामने ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसे आपको खूब अच्छे से समझना भी है। अगर समझ लेंगे तो फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। दो डाटा मैं दोबारा आपको बोल देता हूं जो ये अनगिनत बार एग्जाम में आ चुका है। पहला, ब्लड इज द मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड ही एक माध्यम है। दूसरा, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, और 3% किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा के द्वारा। दोबारा, 20 से 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी एंड 70% वाया बाइकार्बोनेट, और 7% वाया प्लाज्मा।
ये दोनों डाटा बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ऑक्सीजन 97% ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, 3% बाय प्लाज्मा। CO2 20 से 25% बाय आरबीसी, 70% बाय कार्बोनेट, 7% बाय प्लाज्मा। अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय, तो आंसर इज आरबीसी। CO2 मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय, आंसर इज बाइकार्बोनेट। तो मेनली बाइकार्बोनेट, मेनली आरबीसी। ये तो बात हो गई हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।